मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौल। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, सोशोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने हीगल और फेयरबॉक के कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा की थी। आज हम मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है के ऊपर चर्चा करेंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुनेंगे। देखिए स्लाइड में नेक्स्ट। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स। यह सच है कि मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में हीगल तथा फेयरबॉक के विचारों का कुछ प्रभाव अवश्य है, लेकिन मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इन दोनों विद्वानों के विचारों से बिल्कुल भिन्न है। मार्क्स ने लिखा है, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगलवादी विचारों से भिन्न ही नहीं है, बल्कि उनके पूर्णतया विपरीत है। हीगल के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया, जिसे हम विचार कहते हैं, वास्तविक संसार को बनाने वाली एक स्वतंत्र सत्ता है तथा वास्तविक संसार विचारों का ही एक बाह्य तथा दृश्य स्वरूप है। इसके विपरीत मेरे लिए मानव मस्तिष्क में विचारों का जन्म भौतिक जगत के प्रतिबिंब के रूप में होता है, जो बाद में एक विचारधारा के रूप में बदल जाते हैं। मार्क्स के अनुसार, My dialectic method is not only different from Hegelian, but is its direct opposite. To Hegel, the life process of human brain, the process of thinking, which under the name of the idea, he even transforms into an independent subject, is the demiurge of the real world. And the real world is only the external, phenomenal form of the idea. With me, on the contrary, the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind and translated into forms of thought. इस कथन से स्पष्ट होता है कि हीगल के अनुसार मनुष्य का भौतिक जगत द्वंद्वात्मक प्रणाली के अनुसार विकसित होने वाले विचारों का ही परिणाम होता है। इसके विपरीत मार्क्स का मानना है कि स्वयं विचारों का विकास भौतिक दशाओं के आधार पर होता है। यह भौतिक जगत ही मानवीय मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होकर विचारों के रूप में हमारे सामने आता है। दूसरे शब्दों में, विचार कभी भी स्वतंत्र या निरपेक्ष नहीं होते, बल्कि इनका विकास भौतिक दशाओं के अनुसार ही होता है। इस प्रकार मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को उल्टे रूप में प्रस्तुत किया। इस संबंध में मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल के प्रथम खंड में लिखा है, इन हीगल्स राइटिंग्स डायलेक्टिक्स स्टैंडर्ड्स। इन द हीगल राइटिंग्स dialectic stands on its head. I put it down on its feet. You must turn it right away, up again, if you want to discover the rational kernel within the mystical shell. मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल के प्रथम खंड में लिखा है कि हीगल के लेखों में द्वंद्ववाद अपने सिर के बल खड़ा हुआ है, जबकि मैंने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। यदि आप हीगल के रहस्यवादी खोल में से उसके तार्किक सार की खोज करना चाहते हैं,
तो आपको उसे सीधा खड़ा करके देखना होगा। यह कथन स्पष्ट करता है कि हीगल के अनुसार जहाँ भौतिक जगत विचारों का परिणाम है, वहीं मार्क्स ने विचारों को भौतिक शक्तियों के परिणाम के रूप में स्पष्ट किया। वास्तव में विचारों को न तो देखा जा सकता है और न ही विचारों में होने वाले परिवर्तन का कोई वैज्ञानिक आधार होता है। विचारों का रूप रहस्यवादी है, जिसके आधार पर वास्तविक जगत को नहीं समझा जा सकता। दूसरी ओर भौतिक पदार्थों का अस्तित्व सदैव से रहा है तथा उनके स्वरूप को वैज्ञानिक आधार पर समझा और देखा जा सकता है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को भौतिक आधार पर स्पष्ट करने के लिए यह तर्क दिया कि पदार्थ, मैटर अथवा भौतिक शक्तियाँ ही एक ऐसी वास्तविकता है जिसका एक मूर्त और वस्तुनिष्ठ रूप होता है। पदार्थ की प्रकृति के अनुसार ही हमारी चेतना और विचारों का निर्माण होता है। इस प्रकार जगत में परस्पर विरोधी शक्तियों के प्रभाव को पदार्थ के आधार पर ही समझा जा सकता है, विचारों के आधार पर नहीं। भौतिक पदार्थों का रूप एक जैसा नहीं रहता, बल्कि उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन भौतिक पदार्थ में ही विद्यमान अनेक आंतरिक विरोधों के कारण होता है। मार्क्स ने स्पष्ट किया कि हमारे भौतिक जगत में वाद प्रतिवाद तथा समन्वय संवाद की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फलस्वरूप नई दशाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने यह तर्क दिया कि भौतिक पदार्थों में उत्पादन का तरीका, मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो एक विशेष प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को जन्म देता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उत्पादन के तरीके के रूप में इसी भौतिक शक्ति के कारण समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है। जब उत्पादन के तरीके अथवा एक विशेष भौतिक दशा के अंतर विरोध के कारण उसका प्रतिवाद होने लगता है, तो समन्वय की दशा के रूप में समाज में एक नया वर्ग पैदा हो जाता है। कुछ समय बाद पुनः प्रतिवादी, नेक्स्ट स्लाइड, कुछ समय बाद पुनः प्रतिवादी शक्तियों के प्रभावपूर्ण बन जाने के कारण नए और पुराने वर्गों के बीच द्वंद्व की दशा उत्पन्न होने लगती है। द्वंद्व की यह दशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यही सामाजिक परिवर्तन और विकास का वास्तविक आधार है। भौतिक आधार पर द्वंद्ववाद को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया। उनके अनुसार प्राचीन काल में कुछ विशेष प्रकार की भौतिक दशाओं अथवा उत्पादन के तरीकों के कारण एक ही आदिम समाज, आदिम साम्यवादी व्यवस्था विकसित हुई। इसके प्रतिवाद के रूप में जब भौतिक दशाओं में परिवर्तन हो गया, तो समाज मालिक और उनके गुलामों जैसे दो वर्गों में विभाजित हो गया। मध्य युग में एक नए समन्वय के रूप में समाज का विभाजन सामंतों और उनके अर्धदास किसानों के रूप में हुआ, जबकि भौतिक दशाओं में पुनः परिवर्तन हो जाने से वर्तमान युग में समाज पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में विभाजित हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि विश्व का वास्तविक आधार कोई रहस्यवादी विचार नहीं है। भौतिक पदार्थ अथवा भौतिक शक्तियों बीच निरंतर द्वंद्व होते रहने के कारण ही समाज में परिवर्तन और प्रगति की दशा उत्पन्न होती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवाद एक मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति की चेतना का वास्तविक आधार भौतिक पदार्थ है। इन भौतिक पदार्थों का संचालन उन्हीं में निहित कुछ आंतरिक विरोधों के द्वारा होता है। विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक घटनाओं की पारस्परिक निर्भरता तथा अंतर संबंध इन गतिशील पदार्थों के विकास से ही प्रभावित होते हैं। मार्क्स के इन विचारों को स्पष्ट करते हुए लार्सन ने लिखा है, मैटर इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ माइंड, ऑन द कॉन्ट्ररी mind is simply the most advanced product of matter. Though Marx rejected Hegel's content orientation, he retained his dialectical structure. लार्सन ने लिखा है, पदार्थ चेतना की उपज नहीं है।
बल्कि चेतना पदार्थ की ही उन्नत उपज है। इस प्रकार मार्क्स ने हीगल की वैचारिक प्रधानता का खंडन करने के बाद ही हीगल के द्वंद्वात्मक संरचना के आधार पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। विभिन्न विद्वानों ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा द्वंद्वात्मक प्रणाली को अनेक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। इनकी सहायता से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रकृति को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थों को प्रमुख मानता है। हीगल के द्वंद्ववाद में जहां बाहरी जगत को विचारों का प्रतिबिंब माना गया है, वहीं मार्क्स ने पदार्थ को प्रमुख मानते हुए यह स्पष्ट किया है कि भौतिक जगत के अनुसार ही विचारों का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक घटना का आधार भौतिक जगत है। विचारों को उन पदार्थों से अलग करके नहीं समझा जा सकता जो दृश्य, वास्तविक तथा प्रयोग सिद्ध होते हैं। नंबर 2, प्रकृति के सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं। मार्क्स के अनुसार प्रकृति के अंदर विभिन्न पदार्थों तथा घटनाओं का समावेश होता है, लेकिन यह सभी पदार्थ और घटनाएं एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र नहीं होती। उनके बीच परस्पर संबंध और पारस्परिक निर्भरता होती है। यदि हम किसी घटना के कारण और परिणामों को समझना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे से पृथक करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक घटना एक सुसंबद्ध संपूर्णता का अंग होती है एवं एक दूसरे को प्रभावित करती है। नंबर 3, प्रकृति में गतिशीलता तथा परिवर्तनशीलता होती है। मार्क्स का विचार है कि प्रकृति के प्रत्येक अंग में सदैव गतिशीलता और परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। यह गतिशीलता और परिवर्तनशीलता भौतिक पदार्थों की आंतरिक विशेषताओं के कारण होती है। दूसरे शब्दों में, पदार्थ की प्रकृति निष्क्रिय न होकर सक्रिय होती है। भौतिक पदार्थों में निहित आंतरिक विरोधों के कारण जब उनमें परिवर्तन होता है तो इसी के परिवर्तन और विकास की दशा उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4, पदार्थ में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। हीगल ने अपनी तात्विक विवेचना में यह बताया था कि विचारों में होने वाले द्वंद्व से समाज में धीरे धीरे गुणात्मक परिवर्तन, नेक्स्ट स्लाइड, गुणात्मक परिवर्तन पैदा होते हैं। इनके विपरीत मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस मान्यता पर आधारित है कि विकास की प्रक्रिया पदार्थों की संख्यात्मक वृद्धि से उत्पन्न होती है, जिसमें आकस्मिक रूप से गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। इस कथन के द्वारा मार्क्स ने 2 तथ्यों पर बल दिया। पहला यह है कि पदार्थों में होने वाला परिवर्तन केवल परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव ही नहीं होता, बल्कि पदार्थों के गुण में भी परिवर्तन होता रहता है। दूसरा यह है कि ऐसे परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होते, बल्कि आकस्मिक रूप से और तीव्र गति से होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बर्तन में पानी भरकर उसे आग पर रख दिया जाए तो काफ़ी समय तक पानी पहले जैसा ही दिखाई देता रहेगा, लेकिन एक विशेष तापक्रम से आगे बढ़ने पर वह एकाएक खौलने लगेगा। इसी प्रकार तापमान बहुत कम होने पर कुछ समय तक पानी अपने मूल रूप में रहेगा, लेकिन तापक्रम शून्य से भी कम हो जाने पर पानी बर्फ के रूप में बदल जाएगा। इसका तात्पर्य है कि भौतिक पदार्थ अथवा भौतिक घटनाओं में होने वाला परिमाणात्मक परिवर्तन एक विशेष दशा में पहुंच जाने के बाद गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता है। यह एक विस्फोटक अथवा क्रांतिकारी स्थिति होती है जिसमें सब कुछ बदला हुआ दिखाई देने लगता है। नंबर 5, प्रकृति तथा मानव समाज के प्रत्येक भाग में अंतर्विरोध निहित होते हैं।
प्रकृति और मुख्यतः मानव समाज में परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने यह माना कि प्राकृतिक घटनाओं के समान मानव समाज के विभिन्न पक्षों में भी परिवर्तन, विकास और विनाश के तत्व छिपे रहते हैं। इन्हीं अंतर्विरोधों के कारण आरंभ में परिवर्तन संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक रूप में होता है, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाने के बाद इसमें एकाएक गुणात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। नंबर 6, परिवर्तन में विकास की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। जैसा कि स्टालिन ने लिखा है, The dialectical method holds that the process of development should be understood not as movement in a circle, not as a simple repetition of what has already occurred, but as an onward and upward movement, as transition from an old qualitative state to a new qualitative state, from the lower to higher. जैसा कि स्टालिन ने लिखा है, मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली यह स्पष्ट करती है कि पदार्थ अथवा सामाजिक घटनाओं में विकास की प्रक्रिया का रूप चक्रीय नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह परिवर्तन इस तरह नहीं होता कि जो कुछ पहले घटित हो चुका है उसी की बाद में पुनरावृत्ति होने लगे, बल्कि यह आगे की ओर अथवा ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन होता है। मार्क्स ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक आगामी परिवर्तन गुणात्मक दृष्टिकोण से पहले की तुलना में अधिक अच्छा होता है, यद्यपि अपने अंतर्विरोधों के कारण कोई भी विशेष दशा स्थायी नहीं होती। नंबर 7, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक सार्वभौमिक घटना। मार्क्स ने स्पष्ट किया कि कोई समाज अपनी संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चाहे कितने ही अच्छे ढंग से कार्य करे, उसमें अशांति और क्रांति का होना तब तक अनिवार्य है जब तक समाज का वर्ग विभाजन पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाए। इसे स्पष्ट करते हुए तिमाशेफ ने लिखा, समाज में चाहे कितना भी सहयोग और संगठन हो, कुछ समय बाद यह व्यवस्था प्रगति में बाधक बन जाती है तथा प्रतिवाद के रूप में एक नई व्यवस्था जन्म लेने लगती है। नई और पुरानी व्यवस्था के समर्थकों के बीच संघर्ष होने से समन्वय के रूप में पहले से भिन्न एक नई व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। इस नई व्यवस्था में भी उनके विनाश के बीच छिपे होने के कारण कुछ समय बाद उनमें भी परिवर्तन होने लगता है और इस प्रकार द्वंद्वात्मक प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहती है। स्पष्ट है कि समाज तथा इतिहास की व्याख्या करने में मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को आधारभूत मानते हुए यह निष्कर्ष दिया कि भौतिक शक्तियों के बीच होने वाला द्वंद्व ही संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन और विकास का वास्तविक आधार है। अब है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के उद्देश्य तथा महत्व। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जिन उद्देश्यों की पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया, उनसे इस सिद्धांत के महत्व पर भी प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में इन्हें अग्रांकित रूप में समझा जा सकता है। नेक्स्ट, नंबर 1, समाजवाद की अनिवार्यता। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मार्क्स द्वारा यह स्पष्ट करना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में निहित विभिन्न दोषों के कारण इसका भी उसी तरह अंत हो जाएगा जिस प्रकार अतीत में दासों का शोषण करने वाले मालिकों और सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया। इसके फलस्वरूप समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होना एक अनिवार्य घटना है,
जिसमें सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर सर्वहारा वर्ग का ही अधिकार होगा। नंबर 2, परिवर्तन की अनिवार्यता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा मार्क्स ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि परिवर्तन होना समाज का एक अनिवार्य नियम है। इसके द्वारा मार्क्स ये स्पष्ट करना चाहते थे कि श्रमिकों को अपने वर्तमान शोषण से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक दशाओं के बीच होने वाला द्वंद्व वर्ग रहित समाज के रूप में एक नए समन्वय को स्थापित करेगा। यह समन्वय पहले की सभी दशाओं से उच्च स्तर का होगा, जिसमें सर्वहारा वर्ग का कोई शोषण नहीं होगा। नंबर 3, वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। अनेक दूसरे विद्वानों ने जहां संघर्ष को एक असहयोगी प्रक्रिया मानते हुए इसे सामाजिक प्रगति में बाधक माना, वहीं मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर वर्ग संघर्ष को एक आवश्यक और उपयोगी दशा के रूप में स्वीकार किया। मार्क्स का विश्वास था कि कोई सिद्धांत तभी व्यवहारिक बन सकता है जब वह जनसाधारण की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान कर सके। ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न युगों की आर्थिक व्याख्या के द्वारा मार्क्स ने स्पष्ट किया कि दुनिया का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है तथा प्रत्येक युग में होने वाले संघर्ष से समाज पहले की तुलना में अधिक अच्छा बना है। पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों के कारण इस व्यवस्था में भी वर्ग संघर्ष इसलिए अनिवार्य है कि इसी के द्वारा सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा हो सकती है। नंबर 4, क्रांति का औचित्य। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स यह भी बताना चाहते थे कि भौतिक पदार्थों में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन एक निश्चित बिंदु के बाद समाज में अनेक गुणात्मक परिवर्तन एकाएक तथा आकस्मिक रूप से उत्पन्न करते हैं। इस नियम के आधार पर पूंजीपतियों द्वारा परिमाणात्मक रूप से श्रमिकों का जो शोषण किया जाता है, उसके फलस्वरूप गुणात्मक परिवर्तन के रूप में सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति का होना आवश्यक है। यह क्रांति उचित है क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी साधन बुरा नहीं होता। क्रांति के द्वारा ही समाज से धनी और निर्धन का भेद समाप्त हो सकता है तथा इसी की सहायता से एक वर्ग रहित समाज की स्थापना की जा सकती है। नंबर 5, श्रमिकों को संगठित होने की प्रेरणा। मार्क्स ने इस सिद्धांत का एक व्यावहारिक महत्व श्रमिकों में बढ़ती हुई अलगाववादी प्रवृत्ति टेंडेंसी ऑफ एलिनेशन को रोकने से संबंधित है। मार्क्स का उद्देश्य श्रमिकों को यह संदेश देना था कि अपने शोषण से उन्हें निराश होने अथवा शोषण को अपना भाग्य मानकर पूंजीवादी व्यवस्था में अपने आप को असहाय समझ लेना उचित नहीं है। सर्वहारा वर्ग संगठित होकर प्रतिवादी दशा के रूप में जब इस व्यवस्था का विरोध करेगा तो धीरे धीरे संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर उसी का अधिकार हो जाएगा। इस दशा को मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहकर श्रमिकों में एक नई आशा का संचार किया तथा उन्हें संगठित होकर शोषण का विरोध करने की प्रेरणा दी। नंबर 6, पूंजीपतियों को चेतावनी। प्रत्यक्ष रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा मार्क्स का उद्देश्य पूंजीपतियों को श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कोई चेतावनी देना अथवा उनकी कार्यशैली में किसी तरह का सुधार लाना नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्धांत पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी बन गया। इस संबंध में तिमोशेव ने लिखा है, मार्क्स के सुसंबद्ध और तार्किक विचारों से इंग्लैंड के उद्योगपति यह अनुभव करने लगे कि श्रम कल्याण की ऐसी व्यवहारिक योजनाएं लागू की जाएं जो श्रमिकों के असंतोष को रोककर उनके लिए रक्षा कवच का कार्य कर सकें। इसी के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग के पहले लक्ष्य इंग्लैंड में सर्वहारा वर्ग की कोई क्रांति नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत ने पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी का कार्य किया तथा इसी के फलस्वरूप अनेक देशों के पूंजीपतियों ने स्वयं ही श्रमिकों की दशा में सुधार करना प्रारंभ कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने
मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ा। इससे संबंधित प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका अध्ययन करें और इस ऑडियो वीडियो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और अपनी तैयारी करें। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।